आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइंस के बारे में, जो कि क्लास 11th का 10th चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें हम लोग वो सभी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और वो सारी एग्जांपल्स करेंगे जिनकी मदद से आप क्लास 11th के जो चैप्टर 10 है एनसीईआरटी का, उसकी एक्सरसाइज वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है केवल वही इस वीडियो को देखें। जिनके पास बायो है या जो आगे चल के मैथमेटिक्स में कुछ करना चाहते हैं वो इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अकाउंट लेते हैं, है ना, उनके पास कॉमर्स होती है, कॉमर्स विद मैथ्स होती है, आर्ट्स विद मैथ्स होती है ना। बायोलॉजी वाले ये सोचते हैं कि हमारे पास मैथ्स नहीं आएगी, तो इस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, उसका फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा रोल होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो स्ट्रेट लाइंस हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने क्लास 10th में, और जहाँ तक मुझे अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने 9th क्लास में भी शायद होता है। ठीक है, कई बोर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, कई बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पर 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। क्लास 10th में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास में जो XY प्लेन होता है, ठीक है, हमारे पास में एक प्लेन होता है जिसमें एक X एक्सेस होता है और एक Y एक्सेस होता है। ये X एक्सेस है, ये उसका X डैश है, ये Y है और ये Y डैश है। सो दिस इज़ द X एक्सेस एंड दिस इज़ द Y एक्सेस। में क्या, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, जिनको हम लोग क्वाड्रेंट्स कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग जानते हैं किसी भी पॉइंट को, हम लोग किसी भी पॉइंट की लोकेशन को हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट से बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर एक पॉइंट है P, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट है 3,4। इसका मतलब हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये X है और ये Y है। पहले वाले कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट, ये ध्यान रखिएगा, है ना, इसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं, है ना, हमारे पास अगर 2 पॉइंट हैं, एक है x1, y1 और दूसरा पॉइंट हमारे पास में है B, x2, y2, और अगर हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, सो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम, विच इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक ही बात है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये हमारे पास में डिस्टेंस फार्मूला है। किसी बोर्ड में जो है 10th क्लास में आता है, किसी में 9th में ही आ जाता है। तो ये हमारे पास में डिस्टेंस फार्मूला होता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सभी लोगों ने, और कई प्रकार के इसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करे हुए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोगों ने जो है सेक्शन फार्मूला पढ़ा हुआ है। अगर हम लोग बात करें सेक्शन फार्मूले की, तो हमारे पास में जो सेक्शन फार्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास में एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, अगर हमारे पास में एक दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, एक पॉइंट P AB को अगर m1:m2 में डिवाइड करता है, एक पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो m1:m2, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P कैन बी रिटन एज x, y, वेयर x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस ऑफ m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2, और y की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो हमारे पास में आ जाएगी m1 y2 प्लस ऑफ m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2। हम लोग इसका प्रूफ भी करते हैं क्लास 10th में, ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग इसका प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम लोगों ने जो है क्लास 10th में, अभी मैं केवल क्लास 10th की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लास 10th में हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास में कोई एक ट्रायंगल है, समझो बात को, ठीक है, और अगर हमें उसके तीनों वर्टिसेस पता है, पहले के कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरे वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और तीसरे वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर x3, y3 हैं, तो इसका एरिया बहुत ही आसानी से निकाला जाता है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को हम डेल्टा बोल सकते हैं, और इसका फॉर्मूला आता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस ऑफ x2 y3 माइनस ऑफ y1 एंड प्लस ऑफ x3 y1 माइनस ऑफ y2। इस तरीके से फॉर्मूला आता है, और यहाँ पर हम लोग मॉडुलस लगा देते हैं। मॉडुलस का मतलब, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए हालांकि हमें मॉडुलस के बारे में 10th में ज़्यादा पता नहीं होता है, 11th क्लास में हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको सबको पता होनी चाहिए, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, सेक्शन फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखेंगे वो हम लोग अभी देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये भी यहाँ पे काम आ सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन फार्मूले को हम लोग यहाँ पे 2 प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। अभी ये पॉइंट आप P देख सकते हैं, A और B के बीच में कहीं भी हो सकता है, इन बिटवीन A एंड B।
आई बात समझ, ठीक है। तो ये इंटरनल डिवीजन हो रहा है, तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है। आई बात समझ, अगर यही पॉइंट P या तो A के उधर होता या B के उधर होता, मतलब A और B के बीच में नहीं होता, तो वो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाता। और ऐसे केस में जहाँ जहाँ M2 है वहाँ वहाँ -M2 आप रख दीजिए, आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन में, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं बोला गया है इसका मतलब इंटरनल डिवीजन है, ठीक है ना। चलिए, तो जो भी आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया गया। अच्छा, दूसरी बात हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास में 3 पॉइंट्स हैं, इफ़ वी हैव 3 पॉइंट्स, अगर हमारे पास में 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, तीसरा पॉइंट है C, और हमें प्रूव करना हो कि तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर हैं। कॉलिनियर का मतलब आप जानते ही हैं एक ही लाइन में होनी चाहिए। तो कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ट्रायंगल का एरिया निकालते थे और 0 कर देते थे। आवाज समझ में क्या, या तो कंडीशन होती थी तो हम 0 कर देते थे, और या फिर अपन ये कह सकते हैं कि अगर ट्रायंगल का एरिया निकालने पर 0 आता है तो इसका मतलब वो पॉइंट्स कॉलिनियर है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, ट्रायंगल का एरिया 0 कब आ सकता है, जब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा होगा। और ट्रायंगल कब नहीं बन सकता है, जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे। अगर एक भी पॉइंट गलती से इधर उधर चला गया तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, और अगर ट्रायंगल बन गया तो उसका एरिया भी होगा, ऑब्वियस है। तो अगर आपको ये साबित करना हो, यू हैव टू प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, देन वी कैन प्रूव बाय पुटिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0। आई बात समझ में क्या, हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसका एरिया अगर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो कॉलिनियर हैं। और हमें ये बोला जाता है कई बार कि अगर ये कॉलिनियर है तो K की वैल्यू निकालो, तो हम उसका एरिया जानबूझ के 0 पुट कर देते हैं। सबसे बेसिक तरीका होता है 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूफ करने का, ठीक है। चलिए, एक हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास में 3 पॉइंट्स हैं तो अगर हम लोग AB निकालें और BC निकालें और इन दोनों का सम AC के इक्वल आ जाए तो भी वो कॉलिनियर हो जाते हैं। आई बात समझ में गई, AB + BC = AC। खुद ही सोचिए आप, अगर ये 5 है और ये 3 है और दोनों को मिला के 8 बन रहा है, तो AC अगर 8 आ जाए तो ऑब्वियसली तीनों एक ही लाइन में होंगे, तभी ऐसा संभव हुआ होगा। आई बस में खुद थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी हुई है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे चीज़ें सीखते रहेंगे, ठीक है ना साहब। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, क्लास 10 में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो अगर हम लोग इसकी आगे की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक आता है, अगर हम लोग 11th क्लास की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है स्लोप ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए साहब, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास में y एक्सिस है, ओके, ये हमारे पास में x एक्सिस है। अगर हमारे पास में ये x है एंड दिस इज x डैश, ये y है एंड दिस इज y डैश। आई बात समझ में, ठीक है साहब। ध्यान दीजिएगा, स्लोप आखिर होता क्या चीज़ है, ठीक है। नाउ तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें, मान लीजिए हमारे पास में एक लाइन है, ये कोई भी एक लाइन है, तो इसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया उसको हम लोग थीटा बोलेंगे। क्या बोलते हैं, थीटा। और इस थीटा का मतलब यहाँ पे होता है इंक्लिनेशन। आई बात समझ में, इंक्लिनेशन तो आप जानते ही, इसको हम लोग झुकाव कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है साहब। ये प्योर बेसिक चीज़ है, हम लोगों को पता होना चाहिए। तो जितना भी ये एंगल यहाँ से बनाता है, समझ बात को, देखना किधर से, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज जाना है। आई बात समझ में क्या, वो वाला एंगल हम लोग लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए साहब, तो ये इंक्लिनेशन होता है थीटा। तो थीटा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इंक्लिनेशन। तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या चीज़ होती है, अगर अपन लोग बात करें स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन। अब स्लोप तो आप लोगों ने सुना ही हुआ है, स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान, है ना। स्लोप बोलते हैं ना, स्लोप ज़्यादा है, स्लोप कम है, समझो बात को, ठीक है। तो स्लोप हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो m की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, tan थीटा। m की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास यहाँ पे, tan थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी जो भी झुकाव है या जो भी इंक्लिनेशन है, अगर उसका टेंजेंट ले लिया जाए तो किसी भी लाइन का स्लोप लाया जा सकता है। सो कुल मिला के अपन कह सकते हैं स्लोप कितना आ जाएगा, m = tan थीटा। प्योर बेसिक चीज़ है, ठीक है। चलिए, अब आप खुद सोचिए, जैसे जैसे ये लाइन, जैसे जैसे लाइन, अगर अभी लाइन ऐसी है, जैसे जैसे लाइन x एक्सिस के पैरेलल होने लग जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 होने लग जाएगी। और जैसे ही थीटा 0 होगा, अपन कह सकते हैं इफ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, इफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। आई बात समझ में, अगर लाइन x एक्सिस से पैरेलल है, देन वी कैन से स्लोप ऑफ द लाइन इज 0। तो उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है साहब। आप खुद सोचिए, क्योंकि जैसे जैसे ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती जाएगी, थीटा 0 हो जाएगा, और अगर थीटा 0 होगा तो tan 0 0 होता है, तो स्लोप ऑफ अ लाइन बिकम्स 0। ये वाली बात समझ में आ रही है कि आपको, तो दुनिया की कोई सी भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप 0 होता है। ये क्लास 12th में भी काम आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, इसलिए ध्यान रखेगा इन सब चीज़ों के बारे में, और कहीं भी काम आ सकता है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होता है, एग्री है इस बात से। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो एक प्रकार से हमारे पास में नोट हो गया, नोट नंबर 1, ओके। चलिए, अगर हम आगे की बात करें, नोट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, तो नोट नंबर 2 क्या है, आप खुद सोचिए, अगर ये लाइन जैसे जैसे y एक्सिस के पैरेलल होगी, या यूं कहते हैं x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, है ना,
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? अगर कोई ये लाइन मान लीजिए, अभी लाइन ऐसी है, जैसे जैसे ऐसे होती है, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर थीटा 90 होगा तो tan 90 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। तो उस केस में जो आपके पास स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू इनफाइनाइट। होगा या नहीं होगा? तो अपन कह सकते हैं इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। आई बात समझ में क्या? अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्वियस है वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, है ना, सीधी सी बात है। और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो आप कह सकते हैं कि थीटा 90 बन जाएगा, और अगर थीटा 90 हो जाएगा तो tan 90 इनफाइनाइट हो जाएगा, और ऐसी लाइन का जो स्लोप होता है वो इनफाइनाइट होता है। आप कैलकुलेशन के लिए इनफाइनाइट की जगह 1/0 रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? तो कुल मिला के ध्यान रखिएगा कि अगर दुनिया की कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप होता है 0, और अगर दुनिया की कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप होता है इनफाइनाइट, है ना। बाकी हम लोग कंक्लूजन खुद निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास में बेसिक चीज है, इसमें कोई दिक्कत अगर आपको हो तो बताइए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए साहब, तो ये प्योर बेसिक चीज है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में आता है कि अगर हमारे पास में 2 पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है ना साहब, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेशन भी हम लोग क्लास में बात करेंगे, ठीक है। वैसे ज़्यादातर आपको डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है साहब। कई लोग ये सोचते हैं कि हम लोग वीडियो में सारी बातें नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियस है कि वीडियो में सारी बातें नहीं हो पाएंगी, बट जो भी आपको बताया जा रहा है उससे आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व जरूर हो जाएगी, ठीक है। चलिए साहब, तो मान लीजिए हमारे पास में 2 पॉइंट हैं। इफ यू हैव 2 पॉइंट्स, ए हमारे पास में दिया गया है x1, y1, और दूसरा हमारे पास पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2 है। आई बात सॉल्व में, ठीक है साहब। अगर हमारे पास में एक पॉइंट है a x1, y1, दूसरा पॉइंट है b x2, y2, अगर आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है, आई भाई मैंने नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया है, कोई जरूरी नहीं है लाइन ऐसी बने, कैसे भी बने, मत 2 पॉइंट पता होनी चाहिए आपको लाइन पे। तो उसका स्लोप निकालने का तरीका होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। ये हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का, ठीक है साहब। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरीके से हम किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है साहब। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारे पास में आता है कि 2 लाइन के बीच में एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है साहब। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 लाइंस हैं, इफ यू हैव 2 लाइंस, मान लीजिए हमारे पास में ये लाइन है L1 और दूसरी लाइन हमारे पास में L2 है। आई बात समझ में, इस वाली लाइन का स्लोप m1 है, इस वाली लाइन का स्लोप m2 है। मान लीजिए इनके बीच का एंगल थीटा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, ठीक है साहब। एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप कितना है m2। एंड इफ यू विश टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन देम, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इस तरीके से इन 2 लाइन के बीच का एंगल निकाला जा सकता है। आई बात समझ में, ठीक है साहब। tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। समझ में आ रहा है कि हम लोग जो इनके बीच का एंगल लेंगे वो हमेशा एक्यूट एंगल लेंगे, इसलिए मॉड लगाया गया है ताकि tan थीटा आप इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी ऑब्वियसली वो पॉजिटिव बन जाएगी मॉडुलस की वजह से। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो tan थीटा अपने आप ही पॉजिटिव रहेगा, सही है साहब, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग उसको नॉर्मली जो होता है एक्यूट एंगल लेते हैं इनके बीच का हमेशा, ठीक है साहब। तो अगर 2 लाइन दे रखी हो तो उनके बीच का एंगल इस तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन वीडियो कह सकते हैं पूरे चैप्टर की, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 लाइन पैरेलल हो तो क्या होगा, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। नाउ इफ L1 इज परपेंडिकुलर, या अपन पहले केस ले लेते हैं, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर एक लाइन है आपके पास में L1, दूसरी लाइन है L2, और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। आई बात समझ में, अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो tan 0 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 होगा तो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास में m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी m2। समझ रहे हो बात को क्या? तो इफ L1 पैरेलल टू L2 देन वी कैन से, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो m1 है वो किसके इक्वल है, m2 के इक्वल है। तो ये अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लो कि दुनिया में अगर कभी भी कोई भी 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप डायरेक्टली इक्वल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या, ठीक है। तो इफ L1 पैरेलल टू L2 देन m1 इज इक्वल टू m2। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए साहब, तो ये हमारे पास बेसिक चीज हो गई। अगर मान लीजिए 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इफ यू हैव 2 लाइंस L1 एंड अनदर लाइन इज L2, ये हमारे पास में L1 है एंड दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, L2 है। एंड इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इट मींस द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ओके, नाउ इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री देन tan 90 इज व्हाट, इनफाइनाइट। tan 90 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। एंड यू नो इनफाइनाइट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/0। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में m1 माइनस ऑफ m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस m1 m2, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा m1 m2 इक्वल टू -1।
ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इफ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज ऑलवेज -1। उनके जो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? -1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे 3 रिजल्ट आपके सामने आए हैं कि हमारे पास में अगर 2 लाइन से उनके बीच का एंगल थीटा निकालना हो तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करके निकाला जा सकता है। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, m1 m2 इक्वल टू -1। इसको हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करना सीखेंगे। और अगर आपके पास में 2 पॉइंट्स गिवन है, इफ यू हैव 2 पॉइंट्स a एंड b, और अगर आपको स्लोप निकालना हो उस लाइन का तो कैसे निकालेंगे? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। प्योर बेसिक चीज हमारे पास में, ठीक है। चलिए साहब, तो इतना अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है साहब। बाकी आप लोग अपने स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीके से टॉपिक क्लियर होने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए साहब, तो ये हमारे पास बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए मान लीजिए डायरेक्ट हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि इफ, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो वी कैन से M1 इक्वल टू M2 होता है। एंड इफ अपन ये कह सकते हैं L1 परपेंडिकुलर हो जाए L2 के, देन वी कैन से M1 M2 क्या हो जाता है? -1 हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 अपॉन M2 आ जाएगी। और आप M2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी? -1 अपॉन M1 आ जाएगी। ऑब्वियस है। नाउ अगर मैंने बोला मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है, मेरे पास क्या है? एक लाइन है, ओके। मेरे पास एक लाइन है L1, इसका स्लोप अगर मान लीजिए मेरे पास में 2 है, मान लेते हैं इसका स्लोप कितना है? 2 है। तो इसके पैरेलल लाइन जो L2 है उसका स्लोप भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई बार समझ में? अगर इसका स्लोप 2 है तो इसका स्लोप भी 2 ही होगा, ऑब्वियस है। नाउ बट अगर मान लीजिए मेरे पास में एक लाइन है L1, उसका स्लोप मेरे पास मान लीजिए दिया गया है 3, M1 का हमारे पास इसका स्लोप 3 है। तो अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -1/3। क्या करना है? उल्टा करके माइनस लगा दो। जो भी कंडीशन आपको, मैंने बोला एक लाइन का स्लोप मेरे पास में 3/2 है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? उल्टा करके माइनस लगा दो, कितना हो जाएगा? -2/3। आई बात सो, मैंने बोला हमारे पास एक लाइन है M1 जिसका स्लोप है -4/5, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? M2 इक्वल टू, उल्टा करके माइनस लगाओगे तो प्लस का 5/4 हो जाएगा। प्योर बेसिक। आई बात सो में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लाइन्स का स्लोप निकाल सकते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से, ठीक है साहब। चलिए, तो ये हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं। बाकी हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो और भी बहुत ही बेसिक तरीके से इनको समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास में जो सबसे बेसिक एग्जांपल है वो ये है, एग्जांपल नंबर 1 कि स्लोप निकाल के बताइए। मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है 3, -2, ये पॉइंट है A, और दूसरा पॉइंट मेरे को दिया गया B, -1, 4। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द स्लोप। हमें क्या निकालना है कि अगर एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, अगर एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है तो बताइए उसका स्लोप क्या होगा। आई बात समझ में, ठीक है साहब। तो स्लोप ऑफ लाइन AB पॉइंट से पास होने लाइन का स्लोप को मैं भी कह रहा हूँ, कितना फॉर्मूला होता है? बोलिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको अगर मैं बोलूँ तो ये x1 y1 कहलाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? x2 y2। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है ना। तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस y1 कितना है मेरे पास? -2, तो दिस इज -2 डिवाइडेड बाय x2 कितना है? -1, ये वाला माइनस आ जाएगा। x1 कितना है? 3, सो दिस कैन बी रिटन एज 6 अपॉन -4, सो दिस इज व्हाट? -3/2। तो इस तरीके से हम इस लाइन का स्लोप कितना आ गया? -3/2 आ गया, है ना। तो कभी भी अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप लाइन का स्लोप इस तरीके से निकाल सकते हैं। प्योर बेसिक चीज है, ठीक है। चलिए साहब, अगर बाबू हम लोग आगे की बात करें तो हम लोगों ने एंगल बिटवीन 2 लाइंस पढ़ लिया था। अब एक क्वेश्चन है जिसको समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2 जो है एनसीईआरटी का, इफ द एंगल बिटवीन 2 लाइंस अपन कह सकते हैं π/4 एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। ध्यान दीजिए, देखिएगा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और स्कूल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हमको ये दिया गया है कि हमारे पास में देखिए 2 लाइंस हैं, वी हैव 2 लाइंस, वन इज L1 एंड सेकंड वन इज L2। इस तरीके से हमको दे रखा है एंड द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री। π/4 इज व्हाट? 45 डिग्री। वी नो अबाउट इट, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ हम लोगों ने। तो उनके बीच का एंगल 45 है और दोनों में से किसी एक का स्लोप जो है 1/2 है। मैं मान लेता हूँ वो M1 है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? आप M2 को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक का स्लोप माना जा सकता है, ठीक है। एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। हमें दूसरे का स्लोप निकालना है, ठीक है साहब। तो ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के मुझे क्या निकालना है? M2 निकालना है। मान लेता हूँ M2 का वैल्यू है M, ओके ना। मुझे थीटा पता है, M1 पता है, M2 कैसे निकालूंगा? एज वी नो, क्योंकि हम जानते हैं, आई बार श्योर में क्या, एज वी नो tan थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? मॉड ऑफ M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2, ओके। नाउ सो दिस कैन बी रिटन एज tan 45 डिग्री इज इक्वल टू M1 की जगह हम लोग रख देंगे 1/2 माइनस ऑफ M2 की जगह रख देंगे M डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 की जगह रख देंगे 1/2, M2 की जगह क्या रख देंगे? M।
ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? चलिए साहब, तो tan 45 की वैल्यू तो आप जानते हैं कितनी होती है ना, 1 होती है। सो दिस इज 1 इक्वल टू मॉड ऑफ, इसका एलसीएम ले लीजिए। सो 1 माइनस 2m, इसके नीचे 2 आएगा बट वो नीचे वाले एलसीएम वाले से कट जाएगा, तो बचेगा 2 प्लस m। बचेगा नहीं बचेगा? देखिए जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 माइनस 2m अपॉन 2 आएगा, यहाँ करेंगे तो 2 प्लस m1 बन जाए m1, तो m अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? ठीक है साहब, तो ये हमारे पास में आ गया। नाउ इसके बाद का प्रोसीजर थोड़ा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से सॉल्व होता है। आई बस अब देखिए मॉड है, जब भी मॉड हटता है तो 2 साइन आते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए साहब, तो कुल मिला के यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इसको 2 केस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार प्लस साइन लूंगा तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2m अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस m, और अगर मैं -1 लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ m। ये ध्यान रखिएगा, बस जब भी मॉड खुलेगा तो हमेशा 2 साइन आ जाएंगे इस साइड में, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन इस तरह से होती है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए, 2 प्लस m इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2m। इस 2m को उठा के जल्दी आइए तो कितना हो जाएगा 3m, ये 1 है 2 उधर जाएगा तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। सो 3m इज इक्वल टू व्हाट, -1, सो द वैल्यू ऑफ m इज -1/3। तो इस तरीके से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपकी वाली बात। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। सो दिस इज -2 माइनस m इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2m। आई बार शो में क्या, इस 1 को उठा के इधर लाओ तो -2 -1, ये m उधर चला जाएगा तो प्लस m माइनस 2m, कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू -m। सो वी कैन से m इज इक्वल टू 3। आई बार शो में क्या, सो दूसरी जो लाइन है उसका स्लोप 3 भी हो सकता है और उसका स्लोप -1/3 भी हो सकता है। यहाँ से कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, जब भी मॉड हो और इक्वल टू में कुछ लिखा हो तो जब मॉड खुलेगा तो 2 साइन आएंगे उसके साथ में, प्लस बी और माइनस बी। एक बार प्लस लेके अलग सॉल्व करेंगे, माइनस लेके अलग सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन पॉसिबल है। तो दोनों आंसर पॉसिबल है। इस वाली लाइन का स्लोप -1/3 और m की वैल्यू जो है 3 भी आ सकती है, दोनों पॉसिबल है। आई बात समझ में, ठीक है। सो वी कैन से द स्लोप ऑफ द अदर लाइन इज 3 और -1/3, दोनों आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए साहब, तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कुछ कंडीशंस दी गई हैं। आई बात में, ठीक है साहब। क्वेश्चन ये दिया गया है कि लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 एंड 4, 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो बताइए क्या होता है, उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। आई बात में, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। चलिए साहब, तो क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास में, मैं आपको वही समझा देता हूँ, ये मेरे पास में 2 पॉइंट्स हैं, एक है A, इसके कोऑर्डिनेट मेरे को दिए गए हैं -2, 6, और दूसरा पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट मुझे दिए गए हैं, वो मुझे दिए गए हैं 4, 8। आई बात समझ में, ठीक है साहब। -2, 6 है और 4, 8 है, और दूसरी लाइन मान लीजिए लाइन मेरे पास में L1 है, दिस इज L1 एंड द लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स, ओके। नाउ एंड वी हैव सेकंड लाइन विच इज L2, और ये लाइन भी 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट है C, आई बात समझ में, एक पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 8, 12, और ये दिया भी गया है, और एक वो हमको दे रखा है, दूसरा पॉइंट है D मान लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट है x, 24। क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। आई बात समझ में क्या, इफ क्वेश्चन ये है, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 फाइंड x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। प्योर बेसिक चीज है, देखिए, ठीक है ना साहब, ओके। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो x की वैल्यू क्या आएगी, किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए आपको पता है कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 इंटू m2 कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। तो एक बार m1 निकालेंगे, एक बार m2 निकालेंगे, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं प्योर बेसिक तरीके से। नाउ पहले मैं निकालूंगा MAB, या जिसको मैं कह सकता हूँ कि इसका स्लोप जो है m1 है, तो m1 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए y2 - y1 यानी कि 8 - 6 अपॉन x2 - x1 यानी कि 4 माइनस x1, ये पहले से ही -2 है तो +2 हो जाएगा। ये समझ में आ गया क्या, ये किसका स्लोप आ गया, m1। नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड m2 कैसे निकालेंगे, y2 - y1 यानी कि 24 - 12 अपॉन x2 - x1, x - 8 विच इज इक्वल टू -1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या, तो 8 माइनस, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो रहा है बताइए, ये हमारे पास कितना बचेगा, दिस इज 2 अपॉन, ये हो जाएगा 4 + 2 यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास 12 अपॉन x - 8 एंड दिस इज इक्वल टू -1। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 जा, कितना बचेगा 4 अपॉन x - 8 इक्वल टू -1, ओके। नाउ अब ध्यान दीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ तो 4 इक्वल टू -x + 8 हो जाएगा, तो x को उठा के इधर ले आओ और 4 को उधर भेज दो, सो 8 - 4, सो द वैल्यू ऑफ x इज 4। प्योर बेसिक तरीके से मैंने कैलकुलेशन की है इसमें, ठीक है साहब। तो कुल मिला के हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू, 4। आई बस समझ में, ऐसे वो ऐसा भी कह सकते थे कि अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो बताओ इसकी वैल्यू बताओ, उसकी वैल्यू बताओ। कंडीशन ध्यान रखिए, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, और अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनका जो स्लोप होता है वो क्या होता है,
इक्वल होता है। आई बात समझ में, वी कैन से m1 इक्वल टू m2। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कॉलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं ना। कॉलिनियरिटी का मतलब क्या होता है बाबू? कॉलिनियरिटी का मतलब होता है कि अगर है ना 3 पॉइंट्स, देखो 2 पॉइंट तो कॉलिनियरी होंगे ना, 2 पॉइंट की तो हम बात नहीं करेंगे, 3 पॉइंट्स की कॉलिनियरिटी। ओके, अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में है A, B and C, so we can say these 3 points are collinear, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या? तो ये 3 लाइन में है, इसका बात कैसे पता चलता है? तो 10th क्लास की हमें पहली कंडीशन क्या पता थी कि अगर मैं AB निकालूंगा, BC निकालूंगा, दोनों का सम अगर AC आ जाएगा तो मैं कह दूंगा जी कॉलिनियर है। दूसरी बात हमें क्या पता थी? दूसरी बात ये पता थी कि अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल के 0 कर दूंगा या 0 एरिया आ जाए, तो ऑब्वियस है 0 एरिया तभी आ सकता है जब वो ट्रायंगल ही ना बने। और ट्रायंगल कब नहीं बनेगा? ट्रायंगल तब नहीं बनेगा जब तीनों एक ही लाइन में होंगे, ट्रायंगल बनने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो उसका एरिया 0 हो जाएगा। तीसरी बात आपको जो यहाँ पढ़नी है वो ये है, अगर मैं इस देखो 3 पॉइंट से हमें एक ही लाइन पे 3 पॉइंट बताएं, तो मैं स्लोप इनकी मदद से भी निकाल सकता हूँ, इनकी मदद से भी निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ AB, और अगर मैं इससे यहाँ से स्लोप निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? स्लोप ऑफ BC, या मैं चाहूँ तो AC भी निकाल सकता हूँ। आई बात समझ में क्या? तो मैं यहाँ से भी स्लोप निकाल सकता हूँ स्लोप। अब आपको खुद पता होना चाहिए तीनों स्लोप इक्वल होंगे, क्योंकि है तो एक ही लाइन के ना, है ना। मैं इन दोनों पॉइंट की मदद से स्लोप निकालूं, या मैं इन दोनों पॉइंट की मदद से स्लोप निकालूं, या फिर मैं इन 2 पॉइंट की मदद से स्लोप निकालूं, आएगा स्लोप तो इसी लाइन का, तो ऑब्वियस है। और अगर ये तीनों इक्वल हो गए, कोई से भी 2 इक्वल हो गए, आई बात समझ में क्या? अगर स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ AC है, आई बात समझ में क्या? ओके, सो वी कैन से क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। आई बात समझ में, ये कंडीशन भी अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। चलिए, तो प्योर बेसिक चीज है, आप स्लोप निकाल के दोनों को इक्वलाइज कर दीजिए तो आपकी कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, बोलेंगे 3 पॉइंट से प्रूव करके बताओ कॉलिनियर है या नहीं है, तो कैसे करोगे? पहले 3 पॉइंट मान लेना ABC, है ना, फिर पहले इन 2 का स्लोप निकालना स्लोप फॉर्मूले से, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका स्लोप निकाल कर दोनों इक्वल आ गए तो कॉलिनियर होंगे, वरना नहीं होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? चलिए साहब, आप चाहें तो 10th वाले मेथड से भी कर सकते हैं अगर कुछ नहीं लिखा है तो, ठीक है साहब। तो इस तरीके से ये हमारे पास कंडीशन इसमें बन जाती है। बाकी आप लोग जो है एक्सरसाइज 10.1 को आप बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई आपको डाउट होता है तो हम लोग इसको क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखिए, ठीक है साहब, शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास में जो आगे की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.2 वगैरह को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए इक्वेशंस ऑफ लाइन, है ना। जो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ लाइन होती हैं उनको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर आपको निकालनी हो तो उसके कितने अलग अलग तरीके के हमारे पास फॉर्मेट्स हैं, उन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो हेडिंग हमारे पास क्या है? वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये हमारे पास में हेडिंग है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हम लोग अगर लाइन की इक्वेशन निकालें तो उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हमारे पास में हैं। ओके, सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। नाउ सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बच्चों? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं और वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, उसको हम लोग कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला फॉर्म, ओके, सबसे पहला केस जो हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास में क्या है? वाई एक्सिस है। सो दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ऑब्वियस है ये एक्स डैश होगा और ये वाई डैश होगा, ठीक है ना। छोटी मोटी बातों पर आपको रूठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए साहब, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इफ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, आई वाज सॉल्विंग, अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो देखिए इस लाइन की जो भी इक्वेशन होगी वो क्या होगी? y इक्वल टू समथिंग। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन? y इक्वल टू समथिंग। आई बात समझ में क्या? अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइन क्या है? x एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू समथिंग होती है। और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू समथिंग। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? If a line is parallel to x axis, then the equation of a line is y equal to something. And if a line is parallel to the y axis, then the equation of the line is x equal to something. X axis के पैरेलल y equal to something, y axis के पैरेलल x equal to something. Pure basic. For example, हमसे बोला गया कि मान लीजिए, ये तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए हमारे पास में ये इस तरीके से पॉइंट दिया गया 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ओके, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, -2, ओके, एंड दिस इज -3 एंड सो ऑन, जो भी है, ठीक है। अगर कोई लाइन ये इस तरह जा रही है 2 से पास हो रही है, बताइए इसकी इक्वेशन क्या होगी? बोलो, क्या इक्वेशन होगी? y इक्वल टू 2। और वैसे क्योंकि इस लाइन पे y हमेशा 2 रहेगा, देखो x चेंज होगा बट इक्वेशन y इक्वल टू 2 होगी। वो हम लोग कैसे कर निकालेंगे वो भी बात करेंगे, बट अभी आपको डायरेक्ट याद रखना है।
अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो y इक्वल टू समथिंग। ओके, चलिए इस लाइन के क्वेश्चन बताइए। अगर कोई लाइन इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और यहाँ से पास हो रही है, तो इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू -3, प्योर बेसिक। सिमिलरली फॉर एक्स एक्सिस, आई बात समझ में, ठीक है साहब। अगर आप ये लाइन मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो ध्यान देखो, ये लाइन जो है अगर हम देखें तो y एक्सिस के पैरेलल है और ये 2 से पास हो रही थी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू समथिंग, यानी कि x इक्वल टू 2, क्योंकि वो 2 से पास हो रही है। ऐसे अगर ये -1 होता, -2 होता, -50 होता, मैं बोलता है लाइन यहाँ से जा रही है -50, बताओ इसकी इक्वेशन क्या होती, x इक्वल टू -50। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? सो इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस तो हम क्या बोलेंगे इसकी इक्वेशन, y इक्वल टू समथिंग। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू समथिंग, प्योर बेसिक। ठीक है, तो पहला फॉर्मेट समझ में आ गया। चलिए ध्यान रखिएगा इन चीजों का। ओके, नाउ इसके बाद हमको क्या दिया गया है, एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2,3। आई बात समझ में क्या? अगर कोई लाइन देखिए पैरेलल टू द एक्सिस, देखो एक तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, थोड़ा मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है साहब, हमको 2 वर्ड यहाँ पे ध्यान रखने, ठीक है ना। देखिए एक होगा एक्सिस और एक होगा एक्सिस। आई बात समझ में, दोनों फर्क है ना। आई बात समझ में क्या? इसका मतलब क्या होता है, सिंगुलर है ये, है ना, और ये क्या है इसका प्लूरल है। इसमें दोनों एक्सेस इन्वॉल्व होते हैं और इसमें केवल एक एक्सेस होता है, तो नॉर्मली लिखा जाता है वो एक्स एक्सेस। आई बात समझ में क्या? एक्स एक्सेस के साथ हमेशा ये होगा, वाई एक्सेस साथ ये होगा। अगर एक्सेस लिखा है मतलब दोनों एक्सेस की बात हो रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है कि देखिए फाइंड द इक्वेशंस ऑफ, इक्वेशंस मतलब एक आंसर तो नहीं आएगा, है ना, तो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सेस। ओके, मतलब दोनों एक्सेस के पैरेलल हो सकती है ना। एक लाइन होगी जो एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी, एक लाइन होगी जो वाई एक्सेस के पैरेलल होगी। एंड पासिंग थ्रू -2,3, और कहां से पास हो रही है बाबू, -2,3 से। तो ऑब्वियस है, ध्यान से देखिएगा, -2,3 से पास हो रही, आ जाइए भाई। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये हमारे पास 3 है, ठीक है, और ये हमारे पास -1 है, ये -2 है, x -2 है, y 3 है, मतलब यहाँ पर समवेयर है। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? ये हमारा पॉइंट हो गया बाबू -2,3। ओके, अब अगर कोई लाइन देखो, एक लाइन ऐसी आएगी, एक लाइन ऐसी बनेगी यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से, सॉरी ये 3 से जाएगी, आई वाज समझ लाइक दिस, ऐसे, है ना। एक लाइन ये बनेगी और एक लाइन बनेगी इस तरीके से, देखो ध्यान से, ये वाली लाइन एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी, दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस, और ये वाली लाइन वाई एक्सेस के पैरेलल होगी। ओके, तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे बोलो? ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। आंसर बोलो क्या आएगा, x इक्वल टू -2, क्योंकि x इक्वल टू समथिंग, कहां से पास होगी, -2 से। समझ में आ रहा है? और ये लाइन क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू समथिंग और y इक्वल टू कितना, 3। सो दिस इज आवर आंसर। तो 2 इक्वेशंस आ गई, एक कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू -2 और एक आ जाएगी y इक्वल टू 3। सो दिस इज आवर आंसर। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, तो पहला आपको फॉर्म समझ में आया, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन वाला सिस्टम। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बाबू दूसरा फॉर्मेट। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट हमारे पास में क्या होता है, दूसरा फॉर्मेट हमारे पास होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सा होता है बाबू, पॉइंट स्लोप फॉर्म। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एनसीईआरटी कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, बाकी हम लोग और भी बात करेंगे। आई वाज सॉल्विंग, ठीक है साहब, पॉइंट स्लोप फॉर्म। आई वाज सॉल्विंग। नाउ व्हाट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म? हमारे पास में पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, ठीक है साहब, ध्यान दीजिएगा। अगर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करें, देखो पॉइंट पता होगा, स्लोप पता होगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है जो कहां से पास हो रही है, इफ यू हैव अ लाइन L, आई बात समझ में क्या, जो कहां से पास हो रही है, x1, y1 से, और इसका जो हमारे पास स्लोप है वो कितना है, m है। हमें एक लाइन का स्लोप पता है जिसका स्लोप m है, और कहां से पास हो रही है, x1, y1 से पास हो रही है। हमसे बोला जा रहा है कि इसके इक्वेशन बताइए, तो इसका आंसर आएगा y - y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस ऑफ x1। ये आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। आई बात समझ में क्या, बहुत ही काम की चीजें हैं सारी की सारी। ठीक है, अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप हमें पता है, तो हम उसकी डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं, y - y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसको और बेहतरीन बनाने के लिए एक उदाहरण ले देते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 7वां है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3 विथ स्लोप -4। मतलब हमारे पास एक लाइन है जो कि -2,3 से पास हो रहा है और जिसका स्लोप हमारे पास कितना है बाबू, -4। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो एनसीईआरटी के, आप कुछ भी ले सकते हैं ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है साहब। सो वी हैव अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3 एंड वी हैव अ स्लोप ऑफ द लाइन इज -4। आई बात समझ में क्या, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। वेरी इजी, हमें पॉइंट पता है, स्लोप पता है, दिमाग में क्या बताएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, एंड वी हैव पॉइंट स्लोप फॉर्म इज y - y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो दिस इज व्हाट, ये x1 y1 आ गया और वो तो m है ही, लिखिए। सो देयरफॉर वी कैन से, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी कैन से इक्वेशन ऑफ लाइन,
इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है कि बोलिए y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस ऑफ x1. सो दिस इज व्हाट y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, सो दिस इज 3. n इज व्हाट माइनस 4, दिस इज माइनस 4. x माइनस x1 इज व्हाट प्लस 2, सो दिस इज प्लस 2. ओके नाउ सो दिस इज y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4x माइनस 8. ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? चलिए इसको उठा के ले आइए तो 4x प्लस वाई ये इधर आएगी तो 4x प्लस वाई हो जाएगा माइनस 3 और ये माइनस 8 इधर आएगा तो माइनस 3 प्लस 8 कितना बचेगा प्लस 5 इक्वल टू 0. सो दिस इज आवर आंसर. अब बस हम ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0. ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं प्योर बेसिक. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है नेक्स्ट फॉर्म. तो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट फॉर्म आती है बाबू वो क्या आती है हमारे पास में 2 पॉइंट फॉर्म. उसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 पॉइंट फॉर्म. तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा जो 2 पॉइंट फॉर्म होती है वो हमारे पास में क्या होती है. ओके सो इफ वी टॉक अबाउट द 2 पॉइंट फॉर्म नाम से स्पष्टीकरण है इसका. तो आई बात सॉल्व में क्या 2 पॉइंट इफ यू हैव 2 पॉइंट्स एक हमारे पास पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 ओके एंड सेकंड पॉइंट वी हैव x2, y2. आई बात समझ में क्या? ठीक है साहब. तो इसकी इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो कैसे लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस ऑफ x1. इस तरीके से हम लोग जो है इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. सो y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस ऑफ x1. दिस इज वेरी इजी. ओके नाउ ये कैसे इजी बोला मैंने क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अभी पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूले में क्या था m था और m का ही तो फॉर्मूला होता है ये. अरे स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1. तो कुल मिला के जहां स्लोप था हमने स्लोप को इस तरीके से लिख दिया क्योंकि हमें डायरेक्ट नहीं पता होगा. तो बात वही है उसको उसी से ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है. ओके सो दिस इज व्हाट 2 पॉइंट फॉर्म. क्वेश्चन कैसे बनेगा चलिए इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं एनसीईआरटी का. एग्जांपल नंबर 8 दिया गया है ध्यान दीजिएगा. एग्जांपल नंबर 8 क्या है साहब राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, माइनस 1. हमारे पास में एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 1, माइनस 1 और दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट हमको कितने दे रखे हैं 3, 5 और बोला गया है कि इन दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है. आई बात में 1, माइनस 1 और 3, 5. ओके तो क्या करेंगे इसको बोल देते हैं x1, y1 इसको बोल देते हैं x2, y2. आओ लगाएं फॉर्मूले को. आई बात सुन तो क्या आंसर आएगा बोलिए y माइनस y1 ये भी नेगेटिव है ये नेगेटिव था तो प्लस 1 इक्वल टू y2 5 माइनस y1 सही है प्लस 1 हो जाएगा वो अपॉन x2 3 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. x माइनस x1 इज 1. x1 is 1 इस फॉर्मूले पुट कर दीजिए सारी वैल्यू सिंपल है. ओके चलो तो दिस इज व्हाट y प्लस 1 इक्वल टू दिस इज 6/2 कुल मिला के कितना बचेगा 3 हो जाएगा इंटू x माइनस 1. इसको हम क्या लिख देंगे बाबू y प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस ऑफ 3. सो दिस कैन बी रिटन एज 3x माइनस y ये उधर जाएगा ना ये माइनस 1 तो दिस इज माइनस 4 इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर आपको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है जहां से लाइन पास हो रही है आई बात समझ में ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं उस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं. सो द आंसर इज 3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. आप चाहें तो माइनस 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं एक ही बात है क्योंकि आंसर वो लिखा हुआ है ये भी सही है. ठीक है नाउ सो दिस इज व्हाट 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन. ठीक है ना. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास में क्या आता है बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. समझने की कोशिश कीजिएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है. ठीक है चलिए तो अगर हम लोग बात करें बाबू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में तो हमारे पास में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है ध्यान दीजिएगा. अगर हम लोग बात करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात करें तो हमारे पास में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा. पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं. ठीक है साहब सुनिएगा ध्यान. जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. आई बात जो भी जिसको अभी आप जो भी बोलना चाहें हम चाहें तो इसे भी x एक्सिस बोल सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आई बात समझ में दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. ओके इफ दिस इज अ लाइन आई बात समझ में अगर ये लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करती है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए a, 0 है. कितने हैं बाबू a, 0 है. आई बात समझ में ठीक है साहब. या अपन इसको d, 0 बोल देते हैं कोई दिक्कत नहीं है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, c होंगे तो आपको पता ही है ना भाई. और कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है समझो बात को तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x, 0 है ना. y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है उसका. अब x की वैल्यू कुछ भी लूं यहाँ पे ठीक है ना. और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, y और y की वैल्यू में कुछ भी ले सकता हूं आपको पता है ना. y एक्सिस पर x 0 होता है x एक्सिस पर y 0 होता है ऑब्वियस है. ठीक है चलिए तो अगर इसके कोऑर्डिनेट d, 0 हैं इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी d हो गई और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आपकी c हो गई. ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है. सो दिस इज व्हाट d एंड दिस इज व्हाट c. तो ये डिस्टेंस हो गई d और ये डिस्टेंस कितनी हो गई c हो गई.
ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, तो कुल मिला के इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे कट करती है उसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। तो डी क्या है बाबू यहाँ पे? एक्स इंटरसेप्ट। सी क्या है यहाँ पे? वाई इंटरसेप्ट। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? जो भी डिस्टेंस होगी, समझ में बात को, जो भी होगा वो, हाँ ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है, ठीक है ना। सी की वैल्यू -2 नीचे भी हो सकता था, कोई लाइन ऐसी भी बन सकती थी। मान लीजिए अगर अपन बात करें हमारे पास में ऐसी भी तो लाइन हो सकती थी, तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। हाई बस में, ठीक है साहब। तो कुल मिला के इंटरसेप्ट समझ में आया क्या होता है? कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करती है, जहां भी कट करती है उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और ये y इंटरसेप्ट है सी, और डी क्या है यहाँ पे? x इंटरसेप्ट है। तो ये ध्यान दीजिएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो इसको मैं दो तरीके से बना रहा हूं। एक हमारे पास क्या है? इफ स्लोप इक्वल टू m एंड x इंटरसेप्ट इक्वल टू d। दूसरा केस क्या बना रहा हूं? स्लोप इक्वल टू m, स्लोप मान लीजिए m है, और y इंटरसेप्ट कितना है बाबू हमारे पास में? एंड y इंटरसेप्ट कितना है? बोलिए c है, मान लेते हैं। इफ y इंटरसेप्ट इज c, स्लोप इज m। केस फर्स्ट, केस सेकंड। आई बस पहला केस, केस 2, दोनों फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ध्यान से। अब अगर आपको x इंटरसेप्ट पता है तो इनडायरेक्टली आपको एक पॉइंट पता है d,0। ऑब्वियस है, ऐसा ही होता है ना। क्योंकि अगर x इंटरसेप्ट है तो ऑब्वियस है वो x एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा, और जहां पर x एक्सिस तो कट करेगा वहां पर y 0 हो जाएगा, तो पॉइंट ही बन जाएगा। तो आपको स्लोप पता है और आपको पॉइंट पता है, तो आप सबसे पहला वाला फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है बोलिए? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ऑफ x1। नाउ दिस इज व्हाट? y माइनस y1 में काम कौन करेगा? 0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 में काम कौन करेगा? d। तो d तो कितना आ जाएगा हमारे पास? y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई, आपको ये आंसर ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है कि अगर इफ यू नो अबाउट स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट देन यू कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। ओके, नाउ सेम हियर, अगर y इंटरसेप्ट पता है, इसका मतलब वो लाइन y इंटरसेप्ट को कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट कर रही होगी, कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट कर रही होगी। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही होगी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलो 0, c, x इज 0, क्योंकि y इंटरसेप्ट हो रहा होगा ना, y इंटरसेक्ट हो रहा होगा ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? सो इफ यू नो अबाउट y इंटरसेप्ट एंड स्लोप देन वी कैन डायरेक्टली फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अगेन y माइनस y1 कितना है यहाँ पे? c है, इक्वल टू m x माइनस x1 is 0, so this can be written as y minus c equal to mx, so y is equal to mx plus c। ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है क्या आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल सकते हैं। अगर आपको y इंटरसेप्ट पता है, स्लोप पता है, तो y इक्वल टू mx प्लस c। अगर आपको x इंटरसेप्ट पता है, स्लोप पता है, तो y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। नॉर्मली इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही काम की इक्वेशन है, बहुत ही ज्यादा काम की है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है साहब। तो ये हमारे पास हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके मतलब दो केस बना दिए, बट नॉर्मली इसका इस्तेमाल होता है। आप इसको भी ध्यान रखें, इसको भी ध्यान रखें। तो क्या बन गया? y इक्वल टू mx प्लस सी और y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। ठीक है, चलिए साहब। और इंटरसेप्ट आपको समझ में आ गया? कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर कट करती है उसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस को हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकाला जा सकता है। इंटरसेप्ट हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले पाएंगे। डिस्टेंस मेरा कहने का मतलब है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आई बात समझ में? ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल की तरह समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास में दिया गया कि लाइन यहाँ पे कट करती है, वाला पॉइंट है 3,0 और ये वाला पॉइंट मेरे को दिया गया यहाँ पे 0,4। बताओ एक्स इंटरसेप्ट कितना है? 3 है। वाई इंटरसेप्ट कितना है? 4 है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? अगर लाइन ऐसी होती फिर मान लीजिए ये वाला पॉइंट हमारे पास में है, दिस इज -5,0। मान लो ये वाला पॉइंट है मेरे पास में 0,-8। ऑब्वियस है वाई एक्सिस पे x 0 होगा। तो बताओ वाई इंटरसेप्ट कितना है? -8। दिस इज वाई इंटरसेप्ट। -8 है नहीं है? और ये डिस्टेंस कितनी आएगी? -5। आई बात समझ में क्या? कोई दिक्कत वाली बात तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, इंटरसेप्ट की वजह से ऐसा बोलना पड़ रहा है। आई बात समझ में? ठीक है साहब। तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। समझने के हिसाब से देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझाने के लिए बोलनी पड़ती हैं। आई बात समझ में? ठीक है साहब। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे -5 है इस लाइन के हिसाब से, और वाई इंटरसेप्ट -8 है। ओके, चलिए बाकी क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं समझने की, ठीक है ना। चलिए साहब, सो हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 के बारे में। Write the equation of the line for which tan theta equal to 1/2. Tan theta is 1/2. It means अगर उन्होंने दिया गया है tan theta 1/2 है, मतलब tan theta का मतलब तो m होता है ना, क्योंकि थीटा का जो टेंजेंट होता है उसी को तो स्लोप कहते हैं। टेंजेंट मतलब tan theta। ठीक है, नाउ वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। जहाँ पर थीटा क्या होता है? लाइन का इंक्लिनेशन होता है, जो मैंने सबसे पहले आपको इस वीडियो में बताया था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? ठीक है। एंड y इंटरसेप्ट इज -3/2। उन्होंने बोला इसकी देखो स्लोप ये दे रखा है, पहला केस दे रखा है y इंटरसेप्ट
y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है आपके पास में, जो y इंटरसेप्ट है वो उन्होंने दे रखा है -3/2। पहले वाले पार्ट में y इंटरसेप्ट दे रखा है और दूसरे वाले पार्ट में x इंटरसेप्ट दे रखा है। सो दे आर सेइंग दैट x इंटरसेप्ट आपके पास कितना दे रखा है बाबू, दिस इज 4। आई बात समझ में, ठीक है साहब। तो कुल मिला के हमें स्लोप पता है, y इंटरसेप्ट पता है और दूसरी बार में स्लोप पता है और x इंटरसेप्ट पता है। प्योर बेसिक है। कैसे निकालेंगे बोलिए, पहले पार्ट का आंसर कैसे निकालूंगा, पहले पार्ट का y = mx + c, डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि आपको स्लोप पता है, y इंटरसेप्ट पता है। तो y = y इंटर, देखो स्लोप कितना है हमारे पास बाबू 1/2, सो दिस इज 1/2 × x + c। c मतलब y इंटरसेप्ट होता है, c मतलब y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बाबू बोलिए, -3/2। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, वो इधर चला जाएगा। सो दिस इज 2y = x - 3, इसको उठा के इधर भेज दीजिए, तो x - 2y - 3 = 0। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द आंसर नंबर 2। कैसे निकालेंगे बोलिए, उसका आंसर क्या आएगा, y = m × x - d। m इज व्हाट, 1/2 x माइनस x इंटरसेप्ट कितना है 4, क्योंकि x इंटरसेप्ट यहाँ पे d था, तो d जो हमें पता है x इंटरसेप्ट मतलब d लेते हैं हम लोग नॉर्मली। तो कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 2y = x - 4, सबको उठा के इधर ले जाओ। सो x - 2y - 4 = 0, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में कुल मिला के पहले वाले का आंसर आएगा 2y - x + 3, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर आप समझ सकते हो उधर ले कैसे कंडीशन बन जाएगी। और इसका आंसर मेरे पास में आ जाएगा 2y बिल्कुल आएगा -x + 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोशिश करा करो कि x वाला आप पॉजिटिव लिखें। आई बात समझ में क्या, एनसीईआरटी में थोड़ा सा फॉर्मेट जो रहता है वो अलग अलग टाइप का रहता है, लिख तो आप कैसे भी सकते हैं, बट नॉर्मली देखा गया है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उसमें इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास प्योर बेसिक था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास एक और केस है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, जो हमें केवल इंटरसेप्ट पता होंगे, स्लोप्स पता नहीं होंगे। इफ यू नो अबाउट द इंटरसेप्ट ओनली, ओके। नाउ सो अगर मान लीजिए हमारे पास में लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट क्या एक और होगा, अभी नॉर्मल फॉर्म भी होगा, intercept form, okay. So if we talk about the intercept form, then we can say if we have x intercept and y intercept, okay. लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास में पॉइंट a, 0 है, ये हमारे पास पॉइंट में 0, b है। आई बात समझ में क्या, if this point is a, coordinate is a, 0 and this point is b and the coordinate of this point is 0, b, और इसको ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है और ये हमारे पास क्या है भैया y इंटरसेप्ट है। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, इफ दिस इज x इंटरसेप्ट एंड दिस इज y इंटरसेप्ट, हमें केवल इंटरसेप्ट पता है। अगर ये x इंटरसेप्ट है तो इसके कोऑर्डिनेट a, 0 आएंगे, ये y इंटरसेप्ट है तो इसके कोऑर्डिनेट 0, b आएंगे। ऑब्वियस है y एक्सिस पे सब आपको पता होना चाहिए, पॉइंट तो पता होता ही है, ठीक है बच्चे को। चलिए, तो इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। कुल मिला के यहाँ अगर आप लोग ध्यान दें तो मुझे 2 पॉइंट पता है ना। एक को मैं कह रहा हूँ क्या x1, y1, दूसरे को मैं क्या कह रहा हूँ x2, y2। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए साहब, तो कुल मिला के अगर 2 पॉइंट बताओ तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, पहले पीछे बताया था मैंने अभी आपको, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, ओके। नाउ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सो y माइनस ऑफ y1 मैंने लिया है 0 को, तो इक्वल टू y2 इज व्हाट b, माइनस y1 इज 0, x2 इज व्हाट 0, x1 इज व्हाट a, ओके, एंड दिस इज x - x1 इज अगेन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सो दिस इज व्हाट y इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इंटू x - a, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा। सो दिस इज ay इज इक्वल टू -bx प्लस ऑफ ab, उसको उठा के इधर ले आऊंगा। सो bx प्लस ay इक्वल टू ab, इसको और बढ़िया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मैं पूरी इक्वेशन को ab से डिवाइड कर दूं तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, bx अपॉन ab प्लस इसके नीचे क्या आ जाएगा ay अपॉन ab इक्वल टू इसके नीचे क्या आ जाएगा ab अपॉन ab, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, b से b कट जाएगा, यहाँ पे a से a कट जाएगा, ab से a भी कट जाएगा, कितना बचेगा x अपॉन a प्लस ऑफ y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ओके। दिस इज व्हाट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास में इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, तुमने आपको समझाने के लिए बताया। आई बात समझ, ठीक है साहब। तो डायरेक्ट आपको ये वाला फॉर्मेट जो है याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्म याद होना चाहिए कि अगर आपको x इंटरसेप्ट पता है, a पता है, y इंटरसेप्ट b पता है, तो डायरेक्ट आंसर आता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, समझ रहे हो बात को, ठीक है साहब। चलिए आगे बढ़े, तो ध्यान दीजिएगा, हमको दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अगर x एक्सिस बोला गया है तो a की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, a की वैल्यू होगी -3, क्योंकि x इंटरसेप्ट -3 है और y इंटरसेप्ट कितना है बाबू हमारे पास 2 है।
x इंटरसेप्ट इज -3 एंड y इंटरसेप्ट इज 2। एज वी नो x इंटरसेप्ट को हम लोग a बोलते हैं और y इंटरसेप्ट को हम लोग b बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में x अपॉन a प्लस ऑफ y अपॉन b इज इक्वल टू 1। सो दिस इज व्हाट x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। आई बात समझ, ठीक है साहब। चलिए साहब, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिए क्या सॉल्व करेंगे, इस माइनस को मैं यहाँ लगा देता हूँ आपके समझने के लिए, ठीक है। ऐसे ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा -2x प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 3y अपॉन 6 और वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 6। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2x प्लस ऑफ 3y -6 इक्वल टू 0, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। चाहे तो सबको उधर भेज दीजिए तो ये प्लस का हो जाएगा, 2x ये माइनस का हो जाएगा, 3y और ये प्लस का हो जाएगा 6। तो ये हमारा आंसर होगा। I was so the answer is 2x minus 3y plus 6 equal to 0. So if you know only two intercept, x intercept and y intercept, then we directly use intercept form, x upon a plus y upon b is equal to 1। और इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। चलिए लास्ट हमारे पास में क्या आता है, लास्ट हमारे पास आता है बाबू नॉर्मल फॉर्म। आई बात समझ, नॉर्मल फॉर्म समझते हैं किस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ, ठीक है साहब। चलिए तो ध्यान दीजिएगा नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। चलिए साहब, अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास में जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ठीक है साहब। इसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से एक लाइन दी गई है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से एक लाइन है, आई बात समझ, ठीक है साहब। और मान लीजिए ये हमारे पास में लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ऑरिजिन से वो p है, आई बात समझ, ठीक है। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ऑरिजिन इज p, ओके। एंड जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, अल्फा। कितना एंगल बना रही है, अल्फा। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, x cos अल्फा प्लस ऑफ y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छी तरीके से, आई बात समझ, ठीक है साहब। अगर हमारे पास में इस तरह की कंडीशन बन जाए कि आपको एक लाइन पता है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस पता है और वो हमारे जो है यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ध्यान रखिएगा एंगल इधर से ही नापना है आपको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको। तो ये हमारे पास है बेसिक चीज है, इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो द आंसर इज x cos अल्फा प्लस ऑफ y sin अल्फा इक्वल टू p। ये फॉर्मेट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए साहब, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आता। अब एक बहुत ही बेसिक सा सवाल समझते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ओके। चलिए तो ध्यान दीजिएगा नॉर्मल फॉर्म को कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज 4 यूनिट्स, मतलब p मिल गया, ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लाइन है, ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो कुल मिला के जो यहाँ पे p है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो 4 थी, मतलब o से लेके और m तक की। अगर मैं इसे m बोलूँ या चलिए मान लीजिए मैं इसे कह देता हूँ ये a है, तो यहाँ से o a जो हमारे पास में है उस वो 4 है, ये p बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, ओके। हमें अल्फा और पता चल जाएगा तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने आगे क्या बोला है, एंड द एंगल विच नॉर्मल मेक्स, नॉर्मल मतलब ये लाइन है और ये उसका नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। आई बात सब, ये हमारे पास लाइन है और ये परपेंडिकुलर है, तो जो नॉर्मल है क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापना है तो कितना देर का हमको बाबू वो 15 डिग्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। चलिए साहब, तो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है ना। एंगल लिख लीजिएगा पर 15 डिग्री है, ओके। चलिए नाउ तो इक्वेशन बहुत आसान है, क्या बन जाएगी बोलिए, x cos अल्फा, अल्फा कितना आ जाएगा बोलो 15 डिग्री प्लस y sin अल्फा, अल्फा कितना आ जाएगा बोलो 15 डिग्री इक्वल टू p कितना है 4। अब हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आपको sin 15 की वैल्यू निकालनी है तो sin 15 को मैं क्या बोलूंगा बोलो, sin 45 माइनस 30। आई बात समझ में क्या, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे sin a, ओके, sin a cos b माइनस cos a sin b। आई बात समझ में, इस तरीके से हम निकाल देंगे इसको। सो दिस इज व्हाट 1/√2 cos 30 इज व्हाट √3/2 माइनस cos 45 इज 1/√2 sin 30 इज 1/2। तो कुल मिला के प्लस ऑफ y और जो sin 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 माइनस 1/2√2। तो cos 15 की कितनी आ जाएगी √3 प्लस 1/2√2। आई बात समझ, ये इनकी वैल्यूज होती हैं। आई बात समझ में, जैसे मैंने sin 15 निकाला ऐसी cos 15 का फॉर्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में देख के लगा सकते हैं। समझ में आया नहीं आया, चलिए साहब, ओके। इक्वल टू 4 इसको सॉल्व कर लीजिए। सो दिस इज x इंटू √3 प्लस 1 प्लस y इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेके, समझ लो बात को, 8√2 एंड दिस इज आवर आंसर। आई बस इस तरीके से लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बुक के हिसाब से सॉल्यूशन समझा रहा हूँ पूरा अच्छी तरह से।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या होता है बाबू, नॉर्मल फॉर्म होता है, ठीक है। और इसी का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। अब आप एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करने के लायक हो चुके हैं, ठीक है। चलिए साहब, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, 2 पॉइंट इसमें और बचे हुए हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो है सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए साहब, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, चलिए थैंक यू। ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, ठीक है साहब। सो इफ वी टॉक अबाउट द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ओके, ध्यान दीजिएगा इसके साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास मान लीजिए कि इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से हमसे पूछा जाए कि फाइंड द स्लोप या वाई इंटरसेप्ट, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए आवाज में, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके। सो हाउ आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए, एज यू नो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है वो आप जानते ही है ना। हमारे पास में क्या होता है, स्लोप होना चाहिए, इंटरसेप्ट होना चाहिए, यानी कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। इस तरह की हमारी पास में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। नॉर्मली हम लोग y इंटरसेप्ट लेते हैं, ठीक है। इसको मुझे इसको ऐसा कुछ दिखाना है, तो क्या करूँगा सबसे पहले बताइए, सबको उधर भेज देता हूँ क्योंकि इधर तो y चाहिए। तो क्या लिख दूंगा, बोलिए, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। ऐसे लिखूंगा भाई, माइनस ए एक्स माइनस सी, क्योंकि मुझे इसको तो ऐसा रिड्यूस करना है ना। क्वेश्चन आता है कि रिड्यूस दिस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ऐसे रिड्यूस करेंगे आप, ठीक है। नाउ सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स, और माइनस का सी अपॉन बी, ओके। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखें, कंपेयर करके देख लीजिए, इसको मैं कैपिटल सी बोलूँगा, ठीक है ना। चलिए कंपेयर करके देख लीजिए, तो बताइए स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी, x के कॉफिशिएंट यहाँ पर ये है और यहाँ पे x कॉफिशिएंट ये है, तो माइनस ए अपॉन बी। तो ध्यान रखो कि इस तरीके से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं किसी भी लाइन का। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एक में लाइन दी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो क्या बोलोगे, माइनस 2/3 डायरेक्ट। कैसे, माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी, माइनस 2/3। नहीं आया समझ में क्या, कोई लाइन है, क्वेश्चन बोला जाए कि बताओ इसका स्लोप क्या होगा, तो इस तरीके से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। समझ में आया नहीं है। चलिए हम थोड़ा जब मान लीजिए उसका y इंटरसेप्ट बताओ, तो एक तो तरीका है कि आप इसका फॉर्मूला याद रख लो। तो जो आपके पास में y इंटरसेप्ट आएगा, जिसको हम लोग कैपिटल सी भी कह सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल सी पहले इस्तेमाल हो रखा है इसीलिए, तो आज फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस सी अपॉन बी। बट इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। देखो आपको पता है कि x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लाइन x एक्सेस को कट करती है, इसका मतलब वहाँ y0 होगा। और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लाइन y एक्सेस को कट करती है, तो वहाँ पर x 0 होगा। तो फॉर x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट में क्या, फॉर x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0। ऑब्वियस है भाई, अगर ये लाइन x एक्सेस को कहीं पे कट करेगी तभी ना x इंटरसेप्ट मिलेगा, तो वहाँ y 0 होगा, तो y को 0 रख दो। कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5/2। तो ये तो अपने पास में आ गया x इंटरसेप्ट। और फॉर y इंटरसेप्ट निकालने के लिए बेटा आप क्या करोगे, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, पुट x इक्वल टू 0। x को 0 पुट कर दो, क्योंकि y इंटरसेप्ट का मतलब जहाँ लाइन y एक्सिस को कट करेगी, और y एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी वहाँ x 0 होगा। x को 0 पुट करो, तो 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि ये y सब तो 0 हो गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -5/3। और आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी y इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। कितना आएगा बोलो, -c अपॉन b, यानी कि माइनस का 5/3, ओके। बट ज़्यादा सही तरीका ये रहता है, x इंटरसेप्ट निकालने का मतलब y को 0 पुट कर दो, क्योंकि जहाँ पर वो x एक्सेस को कट करेगा वहाँ पे ऑब्वियस y 0 होगा, और जहाँ पर y को कट करेगा वहाँ पे x 0 होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो दिस इज प्योर बेसिक, ओके। इस तरीके से x इंटरसेप्ट, इस तरीके से y इंटरसेप्ट, और इस तरीके से स्लोप निकाला जाता है, ठीक है। डायरेक्ट स्लोप निकालने का तरीका समझ में आया, -a अपॉन b, सो -2/3, ओके। मान लीजिए क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 4x - 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। बताओ जरा इसका स्लोप क्या होगा, बोलो स्लोप क्या होगा इसका, -4/-5, यानी कि +4/5, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, -a अपॉन b। तो -a रहा, a की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन b की वैल्यू अपने आप में -5 है। देखो ना हमारे हिसाब से तो प्लस भी होना चाहिए था ना, तो b की वैल्यू -5, तो आंसर इज 4/5। समझ में आ रहा है, तो स्लोप निकाल सकते हैं। बाकी x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट कर देना, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर देना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, प्योर बेसिक। अब कर दो इसको। चलिए, तो इस तरह से हमने देखा कि हम लोग किसी भी सिंपल इक्वेशन, इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि दुनिया की सारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है ना, मतलब जनरलाइज फॉर्म है ये।
समझ में आ रहा नहीं यार? ठीक है सर। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि इसको अगर हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है, देखो ये भी प्योर बेसिक है। एक तरीका तो ये है, देखो मैं चलो थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं बोला जाए कि भैया इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, एज यू नो इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये होता है नहीं होता है ना? अब आप चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको कैपिटल ए ले लेता हूँ, इसको कैपिटल बी ले लेता हूँ, इसको कैपिटल सी ले लेता हूँ, आपको इससे फॉर्मूला याद आ जाएगा। अभी बताया था नहीं बताया था पीछे वाला फॉर्मूला, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। क्या होता है ये? इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, a होता है x इंटरसेप्ट, b क्या होता है? y इंटरसेप्ट। हमें इसको ऐसा बनाना है तो बना देंगे, प्योर बेसिक। सी को उधर भेजो, क्या होगा? ax प्लस dy इक्वल टू माइनस सी। अब क्योंकि तुम्हें तो उधर 1 चाहिए केवल, तो माइनस सी से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो ax अपॉन माइनस सी प्लस dy अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा तुम्हें यहाँ पे केवल x चाहिए तो a को इसके नीचे ले आओ, तो माइनस सी अपॉन ए प्लस y नीचे क्या आएगा? माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। नहीं आया समझ में? तो बन गई ना, देखो ये अब ऐसा दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? ये x इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है, ये y इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है। और सब कुछ याद ना रहे तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए पुट y इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0, जो इक्वेशन दी हुई होगी। स्लोप निकालने का तरीका बता ही दिया मैंने, माइनस बी अपॉन ए, माइनस ए अपॉन बी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है क्या? तो स्लोप आप निकाल ही सकते हैं माइनस ए अपॉन बी से। कोई दिक्कत वाली बात अगर यहाँ तक है तो बताइए। समझ में आ रहा है ना? चलिए सर, तो ये हमारे पास में प्योर बेसिक हो गया है ना। इसके बाद आता है नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करें। आई वाज में क्या, अगर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है और उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है आपको, तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे? ध्यान दीजिएगा। एक इक्वेशन आपके पास में दिया गया है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। आई वाज में नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का तरीका क्या होता है? x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट लेके डिवाइड करना है। समझ में नहीं आया होगा, जल्दी बोला मैंने आपको। आई वाज कुल मिला के क्या करना है? इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। आई वाज में तो यहाँ पे by डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास में नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाते हैं चीजें। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तो समझ में आएगा आपको। आइए क्वेश्चन से और अच्छी तरह समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एग्जांपल नंबर 13 दिया गया है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, they are saying that the equation of the line is 3x minus 4y plus 10 equal to 0। क्वेश्चन पहला दिया गया फाइंड स्लोप x एंड y इंटरसेप्ट। स्लोप कैसे निकालते हैं बोलिए? स्लोप क्या होगा? माइनस का a अपॉन b, माइनस a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -4, सो दिस इज व्हाट 3/4। तो अब स्लोप कितना आ जाएगा हमारे पास में? 3/4। ठीक है, चलिए अब हमसे क्या बोला गया है? y x इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट बताइए x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ता है? पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, 0 पुट कर दो तो 3x इक्वल टू -10, तो x इक्वल टू -10/3। ये आ गया हमारे पास में x इंटरसेप्ट। अरे x की वैल्यू x इंटरसेप्ट ही तो होती है। और y इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे बोलो? पुट y इक्वल टू x इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे? फॉर y इंटरसेप्ट क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें x 0 कर दीजिए तो -4y इक्वल टू -10, तो y इज इक्वल टू -10/-4 कट जाएगा। कितना आंसर आएगा? 5/2। ये वाली बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इस तरीके से हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा 5/2, y इंटरसेप्ट आ जाएगा 5/2 और x इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा हमारे पास में? माइनस का 10/3। हमारे सारे आंसर सही। ठीक है, चलिए साहब कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13। हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 के बारे में। ठीक है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं एक नॉर्मल इक्वेशन से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, नाउ रिड्यूस द इक्वेशन। हमारे पास एक फॉर्मूला है, इक्वेशन दिया गया है √3x + y -8 = 0 and they are saying that reduce this equation into normal form and find the value of p and alpha। हमें p या अल्फा जो भी वह थीटा होता है अगर आपको याद हो तो। नॉर्मल फॉर्म आप अच्छी तरह जानते होंगे। ये हमारे पास में x एक्सिस है, y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, ओके, एंड दिस इज अ लाइन। और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये वाला एंगल अल्फा होता है इस तरीके से, और ये डिस्टेंस p होती है, o से लेके a तक की डिस्टेंस p होती है। हमें पूछा गया p और अल्फा निकालो और इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, और अगर p और अल्फा निकालना हो तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है साहब, चलिए तो कैसे करेंगे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट? अभी क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले आप इसमें जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो भेज दिया मैंने। फिर क्या करेंगे? x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लेके डिवाइड करना है। तो कितना आएगा बोलो? सबसे पहले ये देखो ऐसे करना है, स्क्वायर रूट लिया, x का कोफिशिएंट √3 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, दोनों का सम, फिर अंडर रूट। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो x जो का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट जो भी आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा बाबू? √3/2 x प्लस
y by 2 is equal to 4. So this can be written as x into root 3 by 2 plus y into 1 by 2 is equal to 4. Now so this can be written as x cos कितने की रूट 3 by 2 कहाँ पर होता है cos की वैल्यू पाई बाय 6 30 डिग्री पे प्लस y sin पाई बाय 6 is equal to 4. Now compare this equation with this x cos alpha plus y sin alpha equal to p. ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? रूट 3 by 2 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, अरे cos 30 डिग्री क्या मतलब होता है? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप cos 30 डिग्री लिखो ना, यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो sin 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, तो x cos 30 अब कंपेयर, ये भाई मेन इक्वेशन तो ये होती है ना, मैंने इसको भी ऐसा बना दिया, कंपेयर करो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बोलो 30 डिग्री और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 4. दिस इज प्योर बेसिक. समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से जो हम लोग जो है अल्फा और p निकाल सकते हैं और किसी भी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ तक कि मैंने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया था उसको, ठीक है. तो ये हमारे पास प्योर बेसिक चीज है, आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस. दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? आ जाइए साहब. ओके तो देखो मैंने अभी आपको पीछे एक फॉर्मूला बता दिया था, है ना. यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है वी हैव टू लाइंस, वन इज y minus root 3x minus 5 equal to 0. This is the line number 1. Okay, and line number 2 we have root 3y minus x, root 3y minus x plus 6 equal to 0. इस तरीके से हमारे पास दिया गया है. तो पहले हमारे पास क्या है y minus root 3x minus 5 equal to 0. दूसरी क्या है root 3y minus x plus 6 equal to 0. क्वेश्चन बोला गया जी इनके बीच में एंगल निकालिए. अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एंगल निकालने का. क्या फॉर्मूला बताया था? tan theta is equal to mod of m1 minus m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, है ना. दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का तरीका ये होता है. तो पहले इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है. चलिए तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू, सबको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा रूट 3x प्लस 5 और कंपेयर करो तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी रूट 3. तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा आपके पास में m1 इक्वल टू रूट 3. नहीं आया समझ में? इसको हम सेट करेंगे इसी फॉर्मेट में. तो रूट 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में x माइनस 6, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, रूट 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो y इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3x माइनस का 6 अपॉन रूट 3. आई बात समझ में क्या? अब इसको भी कंपेयर करो इस इक्वेशन से mx प्लस c से. हमें तो स्लोप से मतलब है. स्लोप कितना है आपका 1 बाई रूट 3. तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा बोलिए 1 बाई रूट 3. अब दोनों के बीच का एंगल निकाल देंगे. कैसे निकालेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू दिस इज m1 की वैल्यू रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 बाय रूट 3. ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है. नाउ ये कैंसिल हो जाएगा. सो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो कितना आएगा रूट, ये 3 हो जाएगा, होगा नहीं होगा. सो दिस इज व्हाट 3 माइनस 1 इज 2. सो 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 1. ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है. सो दिस इज 2 बाई रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1 बाय रूट 3. सो tan थीटा हमारे पास में 1 बाय रूट 3 मॉडुलस लगाए तो प्लस साइन लेगा जाएगा, ठीक है. तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बोलिए यहाँ पे 30 डिग्री. यानी कि दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना बाबू हमारे पास में 30 डिग्री है. आई बात समझ में, ठीक है साहब. तो अच्छा इसमें एक और आंसर दिया गया है कि एंगल बिटवीन टू लाइन से ज़्यादा 30 डिग्री और 150 डिग्री, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर मैं पॉजिटिव 1 बाई रूट 3 लूँगा आई बात समझ में, तो tan थीटा की वैल्यू 1 बाई रूट 3 जो है वो 30 डिग्री पे भी होती है और 150 पे भी होती है. समझ में आया नहीं आया आपको? ठीक है साहब. ओके एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, एक मिनट देखिए ध्यान से. यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखो tan थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा ना. नाउ अगर tan थीटा 30 हमारे पास में जो है tan थीटा 1 बाई रूट 3 है, अगर आपके पास में tan थीटा जो है 1 बाई रूट 3 है तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगा. ओके वैसे आंसर तो जो होता है वो एक्यूट एंगल में देना होता है. आई बात समझ. बट देखो आप अच्छी तरह जानते हो कि हमारे पास में जो आंसर एंगल होता है, देखो अगर एक बात बताओ मुझे, अगर एक लाइन L1 है लाइन L2 है और अगर ये वाला एंगल 30 है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल 150 होगा. दोनों आंसर पॉसिबल है ना. बट जो मेन आंसर हमें देना होता है वो कौन सा देना होता है एक्यूट एंगल. सो द आंसर इज 30 डिग्री. ये भी L1 L2 के बीच का एंगल है और ये भी L1 L2 के बीच का एंगल है. 150 इज ऑल्सो द एंगल बिटवीन L1 एंड L2. बट आंसर ज्यादा सही कौन सा देंगे हम लोग 30 डिग्री. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ध्यान रखिएगा क्योंकि आंसर हमें नॉर्मली एक्यूट एंगल देना होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आंसर दोनों पॉसिबल है 30 डिग्री भी और 150 डिग्री, क्योंकि ये तो पूरा हमारे पास में स्ट्रेट एंगल हो जाएगा ना. दिस इज 30 देन दिस इज 150. बट ज्यादा प्रेफर इसको करेंगे हम लोग, ठीक है. इसलिए मैंने सीधा 30 लिखा था. समझ में आया नहीं आया? एनसीईआरटी में दोनों है तो आपको दोनों समझा दिए मैंने किस तरीके से आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना. चलिए साहब, तो ये हमारे पास में प्योर बेसिक चीजें हैं. आगे की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया गया है. एग्जाम्पल नंबर जो है आप देखिए 70. बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है ये वाला भी. ये समझ में आया आपको? दूसरा आंसर कैसे है वो 150. चलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन अगर इस टाइप से हो तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा, है ना. बट नॉर्मली एक्यूट एंगल देना होता है आंसर, ठीक है. चलिए
एंगल दोनों पॉसिबल है, 150 भी और 30 डिग्री भी। ना अगर हम लोग आगे की बात करें तो हमको एग्जांपल नंबर 17 दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2। मतलब हमारे पास में एक लाइन है x - 2y प्लस 3 = 0। ये हमारे पास में एक लाइन है, हमारे पास ठीक है साहब, हमारे पास में एक लाइन दिया गया है x - 2y प्लस 3 = 0, और एक दूसरी लाइन हमें फाइंड करनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास हो रही है, 1, -2 से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सो वी हैव अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन x - 2y प्लस 3 = 0। आई बात समझ में क्या? एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। आई बात समझ में क्या? तो कुल मिला के एक प्रकार से हमें ये दिया है और हमें ये निकालना है, ठीक है। चलो मुझे इस लाइन का स्लोप बताओ जल्दी से, कितना आएगा इस लाइन का स्लोप m1 अगर मुझे निकालना हो, क्या फॉर्मूला होता है? हमारे पास आएगा 1/2 माइनस a/b, 1/2 आएगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -2। आपको पता है उल्टा करके माइनस लगा दो, अभी सिखाया था मैंने आपको, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इस लाइन का स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो क्या लग जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या होता है, y - y1 = m × x - x1। ओके, सो दिस इज व्हाट, y + 2 बिकॉज y1 इज -2, तो m इज -2 इंटू x माइनस इज 1 आ जाएगा, तो y + 2 = -2x + 2। सो दिस कैन बी रिटन एज 2x + y, 2 से 2 कट जाएगा = 0। आई बात समझ में क्या? तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2x + y = 0। सो दिस इज आवर आंसर। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस प्रकार से तो कुल मिला के मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, ये पता थी, इसकी वजह से मुझे इसका स्लोप मिल गया क्योंकि परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई कर दी। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो आपको स्लोप निकालना बताया था मैंने पीछे, समझ में आया नहीं आया? और पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, आंसर आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दिए। सो दिस इज व्हाट एग्जांपल नंबर 17। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बाबू, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ओके, किसी भी पॉइंट की लाइन से कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। आई बात समझ में क्या? तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमारे पास में एक लाइन है, दिस इज ax + by + c = 0, और ये मेरे पास में एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1 है, और आपको यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकालनी है। मान लीजिए ये वाला पॉइंट हमारे पास में है PQ, मान लीजिए PQ। ओके, देखो अगर आपको डिस्टेंस बोली जाए तो नॉर्मली हमारे पास जो डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है d, इसको मैं d कह रहा हूँ, तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लगाएंगे मॉडुलस। मॉडुलस क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और इसके अंदर जो भी आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, इस पॉइंट को उठा के इसमें रख दो, रखो तो a की जगह तो ये रहेगा, x की जगह क्या रख दोगे, x1 + b, y की जगह क्या रख दोगे, y1 + c डिवाइडेड बाय a² + b²। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर आपके पास में एक पॉइंट है और उसके आपको इससे डिस्टेंस निकालनी, तो क्या करोगे, पॉइंट को उठा के इसमें डाल दो, तो कितना आ जाएगा, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b²। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में एक लाइन है 2x - 3y + 5, या मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 3x - 4y + 5, इस तरह से दिया गया है, और एक आपके पास में एक पॉइंट है। आई बात सुनो, पॉइंट आपको दे रखा है, मान लीजिए हमारे पास में 2, 3। क्वेश्चन बोला गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ऑब्वियसली हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए, इस पॉइंट को उठा के इसमें डाल दीजिए, तो 3 × x की जगह हम क्या रख देंगे 2, ये -4, y की जगह क्या रख देंगे 3 + 5 डिवाइडेड बाय √a² + b²। तो a² मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, 3 का स्क्वायर, प्लस b² मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y -4 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव लेना आपको। आई बात समझ में क्या, ये तो बहुत आसान हो गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इस तरीके से जो है हम लोग किसी भी पॉइंट की जो है लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो डिस्टेंस निकालेंगे कौन से निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए, ठीक है। चलिए साहब, अगर हम लोग आगे की बात करें तो ये समझ में आया, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, किसी भी लाइन की पॉइंट से कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, पॉइंट को उसमें रख दीजिए, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बाबू, तो हमारे पास में आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। अगर हमारे पास 2 लाइंस और दोनों पैरेलल हैं, उनके बीच के हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास 2 लाइंस है, एक है y = mx + c1 और दूसरी लाइन है y = mx + c2। ऑब्वियस है, तो m दोनों में सेम होगा, अगर पैरेलल है तो लाइंस पैरेलल होती है तो स्लोप सेम होता है। तो इनके बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो अगर मान लीजिए एक लाइन है L1, एक लाइन है L2, इनके बीच के डिस्टेंस भी मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनके बीच के डिस्टेंस हमारे पास में है कितने की, d = जैसे c1 - c2 ओवर डिवाइडेड बाय या ओवर 1 + ऑफ m²। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं ना। c1 - c2 / √1 + m²। मॉडुलस क्यों लगाया, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव।
ओके तो आपका जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव ले सकते हैं। C2 माइनस C1 करेंगे वही बात आएगी, क्योंकि आंसर तो पॉजिटिव ही लेंगे हम लोग। आई बात समझ, ठीक है। तो आप C1 माइनस C2 करें या C2 माइनस C1 करें, की बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि अगर हमारा आंसर -3/2 भी आ गया तो हम उसे +3/2 बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारे पास होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो एक प्योर बेसिक चीज हमारे पास में दी गई है। एग्जांपल मैंने बता दिया था आपको पॉइंट वाला, कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। एक पॉइंट गिवन होता है और आपको एक लाइन गिवन होगी और आपको बोला जाएगा कि पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालिए, तो आप बेसिकली निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसी दो लाइन गिवन होंगी, दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे वो एग्जांपल एक और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लाइन गिवन है, दिस इज 3x माइनस ऑफ 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये मुझे लाइन गिवन है, आई बात समझ, ठीक है सर। और जो दूसरी लाइन मुझे गिवन है वो ये है 3x माइनस ऑफ 4y प्लस ऑफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दे रखा है प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ये वाला सिस्टम सेम होगा हमेशा। आई बात समझ, दो लाइन का पैरेलल पता क्या चलता है, x और y वाला यहाँ तक का पोर्शन पूरा सेम होता है, सर ये बदलता है बस। हाँ बदल जाएगा, लाइन क्या है हमारे पास में पैरेलल है। आई बात समझ, ठीक है साहब। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या करूँगा, इसको उठा के इधर ले आता हूँ, तो कुल मिला के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4y इक्वल टू 3x प्लस 7। समझ में आया नहीं आया? यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, y की वैल्यू आ जाएगी 3/4 इंटू x प्लस 7/4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक इसमें अगर चेक करूँगा तो कितना आएगा, बोलिए। हमने कहा 4y इक्वल टू 3x प्लस 5, क्योंकि 4y को मैंने उधर भेजा है ना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3/4 इंटू x प्लस ऑफ 5/4। तो बस अब देखिए ध्यान से, ये हमारा किसका काम करेगा, C1 का, और ये किसका काम करेगा, C2 का, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस C1, y इक्वल टू mx प्लस C2। तो फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू C1 माइनस C2, 7/4 माइनस 5/4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस m स्क्वायर, यानी 1 प्लस m की वैल्यू 3/4 है, कहीं से भी देख सकते हैं, तो 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। हम इसे सॉल्व कर देंगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी, बोलिए। ये हमारे पास हो जाएगी 7 माइनस 5 यानी कि 2/4, 2/4 यानी कि 1/2, बचेगी नहीं बचेगी, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज 9/16। एलसीएम लोगे तो 16 प्लस 9 25/4 और 25 समझ लो बात को, 25/16 बचेगा ना, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 5/4। समझ में आया नहीं आपको? तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू 4/5, तो कट जाएगा, आंसर कितना आएगा हमारे पास 2/5। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज 2/5। समझ में आया? दो पैरेलल लाइन का पता कैसे चलेगा, दोनों सेम होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और परपेंडिकुलर का पता चलता है, इसमें उल्टा होता है और माइनस का फर्क होता है। समझ में आया नहीं आया क्या आपको, ठीक है सर। इस तरीके से हमारे पास में होता है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो ये था हमारे पास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे पास में है। आई बात सुने, बाकी वो लाइन वाला ध्यान रखिएगा। अगर हमारे पास दो लाइंस है L1 L2, तो इनके बीच का नॉर्मली एक्यूट एंगल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री है तो हम लोग लेंगे, दूसरा वाला भी हमारे पास में 150 होगा, क्योंकि ये खुद इन दोनों के बीच का एंगल होता है ना। बट नॉर्मली 30 डिग्री लिया जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो किसी प्रकार की यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं आपको, समझ में आ रहा है क्या? चलिए सर, थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बोर्ड के हिसाब से थोड़ा बढ़िया होता है वाला। ध्यान दीजिएगा, हमको क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास में एक लाइन है, हमारे पास में एक लाइन दी गई है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x माइनस ऑफ 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एक मुझे एक लाइन दी गई है और एक पॉइंट मुझे दिया गया है। जो मुझे पॉइंट दिया गया है वो ये दिया गया है आपके पास में 1,2। आई बात समझ में? ये मुझे एक लाइन दी गई है x माइनस ऑफ 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक पॉइंट मुझे दिया गया है 1,2। क्वेश्चन बोला गया है कि अगर ये लाइन एक मिरर का काम करे, आई बात समझ में, ठीक है साहब। आपसे बोला गया ये लाइन है और ये एक मिरर की तरह काम कर रही है और यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट 1,2 है। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द इमेज, आपसे बोला गया है कि फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी। आई बात समझ में, ठीक है साहब। मतलब क्या क्या है कि अगर ये लाइन एक मिरर की तरह काम करे, ये लाइन किसकी तरह काम करे, मिरर की तरह काम करे, तो ऑब्वियसली इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे। अच्छा, आपको एक प्लेन मिरर की तरह काम करे, प्लेन मिरर का रूल आपको पता ही है, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है। आई बात समझ में, ठीक है साहब। तो देखिए ये हमारे पास लाइन है, तो ऑब्वियस है इसकी जो इमेज यहाँ बनेगी समझे हियर, जिसको अपन लोग P डैश कह सकते हैं। अगर ये वाला पॉइंट O है तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश, क्योंकि उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा, दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है A, B। अब मुझे A, B निकालना है बस। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डैश इज A, B नाउ। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये एंगल आपका 90, क्योंकि ऑब्वियस है परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, ये लाइन हमारे पास कितनी है, x माइनस ऑफ 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका स्लोप बताइए कितना आएगा, इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, m1 अगर मैं बोलूँ तो
माइनस ए अपॉन बी मतलब 1/3 आएगा। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा बोलो? -3, उल्टा करके माइनस लगाना। अच्छा, इसका स्लोप एक तो निकाला आपने किस तरीके से? इस तरीके से। अब मैं वैसे भी तो स्लोप निकाल सकता हूं कैसे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी कि b - 2 अपॉन a - 1। और ये स्लोप किसके इक्वल होना चाहिए था? -3 के, क्योंकि वो भी तो स्लोप ही है उसी लाइन का। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? दिस इज b - 2 इक्वल टू -3 इंटू a - 1। तो b - 2 इक्वल टू -3a प्लस 3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कोटा इधर ले आइए। तो 3a प्लस b इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया नहीं आया? कि हमारे समझ में आ रहा है? ये 3 इधर आ जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारे पास में। इसको 3 इधर आया, प्लस का हो गया -2 प्लस 5। ठीक है ना? एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, क्योंकि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए, तभी सॉल्व होता है। दूसरी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट ओ है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट में कैसे निकालूंगा? बोलिए जरा, पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट बोलो। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि a प्लस 1/2 और b प्लस 2/2। नहीं आया आपको ये वाली बात समझ में? पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स तो निकालूंगा भाई, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब सिंस पॉइंट ओ लाइज ऑन दिस लाइन, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x जगह कितना रख दो बोलो? a प्लस 1/2 माइनस 3 इंटू y की जगह कितना रख दो बोलो? b प्लस 2/2 और प्लस 4 इक्वल टू 0। आई बात समझ? ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। क्या बन जाएगी? a प्लस 1 माइनस 3 इंटू बी प्लस 2, ओके, और इसके नीचे एलसीएम आएगा 2 और उसको भेजूंगा -4 इक्वल टू -8। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? कितना बन जाएगा? दिस इज a प्लस 1 माइनस 3b माइनस 6 इक्वल टू -8। तो आ जाएगा a माइनस ऑफ 3b, ये बन जाएगा -5, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5, तो इक्वल टू -3। कैलकुलेशन देखते रहिएगा, ठीक है साहब? यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। आप एक काम करें, यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल दें। कितनी हो जाएगी? 3b माइनस 3, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ रख दो, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3b माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 5। ओके, सो दिस इज व्हाट? 9b माइनस 9 प्लस b इज इक्वल टू 5। सो 9b प्लस b कितना हो जाएगा हमारे पास में? दिस इज 10b इक्वल टू ये 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 14। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14/10, यानी कितना आ जाएगा? 7/5। तो b की वैल्यू तो 7/5 आ गई, उसको उठा के हम रख देंगे यहाँ पे। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 7/5 माइनस ऑफ 3। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 21 माइनस 15/5। सो दिस इज व्हाट? 21 माइनस 15 इज 6/5। कुल मिला के हमारे पास इमेज की कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? 7/5, 6/5। इस तरीके से जो है हम लोग इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है साहब? 6/5, 7/5। उल्टा करा मैंने, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। आई बस, क्योंकि a की वैल्यू है ना 6/5, तो x वाला आएगा 6/5, 7/5। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया ना आपको? चलिए साहब, तो ये हमारा आंसर है। तो करना क्या है? समझ में आ गया? इमेज वाले क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास क्लास 12th में आएंगे, बट वहाँ पर लाइन की जगह क्या होगा? प्लेन होगा। 3D में पढ़ेंगे हम लोग इसको, वेक्टर और 3D हम लोग एक साथ पढ़ेंगे 12th क्लास में। वहाँ पर यहाँ पर प्लेन होगा, पॉइंट 3 कोऑर्डिनेट होगा, जैसे 1 2 है ना, क्योंकि वो 3D है तो उसमें Z भी होगा। समझ बात को? x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको? ये समझ में आ गया कैसे हम लोग किसी भी पॉइंट की इमेज निकाल सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए साहब, थैंक यू सो मच।